नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805096906503864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आपका बेहद स्वागत है। आरओ एग्जामिनेशन की पेड क्विज हम लगातार देख रहे हैं, आगे भी देखते रहेंगे। उसी क्रम में अगला वीडियो स्टार्ट करेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। आपसे पूछा जा रहा है, दो स्टेटमेंट है आपके पास, कौन सा कथन सही है इसमें, ठीक? तो देखिए, पढ़ लेते हैं इसको। भारत का प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान के हखमनी वंश के राजाओं ने किया और हखमनी वंश का संस्थापक इसमें साइरस द्वितीय था, ठीक है? तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हैं। इसको हम यहाँ पे पहले इंग्लिश में भी देख लेते हैं, बोथ 1 and 2। तो जैसे ये साइरस 2 लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको जो है कुरुश भी कहीं कहीं आपको लिखे मिलेगा, ठीक है, कुरुश। तो ये सबसे पहले देखेंगे यहाँ से हखमनी डायनेस्टी का जो फाउंडर था और इसी का उत्तराधिकारी था डेरियस प्रथम, ठीक है। उसका शॉर्ट फॉर्म में कहीं कहीं आपको दारा प्रथम नाम मिलेगा। तो 1516 एडी के आसपास में आप देखेंगे, जैसे गांधार का जो रीजन है, ये इंडस वाला रीजन है ना, तो यहाँ से ये ईरान का जो ये सबसे फर्स्ट अटैक माना जाता है, ठीक। तो उसी के संबंध में ये था। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। डिटेल में चाहें तो आप ये इन सब चीज़ों को पढ़ लीजिए। अब जब विदेशी आक्रमण भारत पे होने लगे तो उनका प्रभाव क्या रहा, ठीक है? तो भारत का पश्चिम के साथ संबंध जो है सुदृढ़ हुआ, क्योंकि कई, अब जब एक जगह से दूसरी जगह लोग जाते हैं, ठीक है, तो कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आएगा, उनके कुछ रिलेशंस बिल्ड होंगे ना। तो उस संबंध में हुआ, ट्रेड वगैरह होने लग गया, ट्रेड बढ़ने लगा। खरोष्ठी लिपि जो देखेंगे आप भारत में, इसका जो है ना, तो क्योंकि इसका जो है एक तरीके से हम मानते हैं कि जो जन्म है ईरान की एक अरमाइक लिपि था, ठीक है, उससे ही हुआ है, तो ये भी डेवलप हुआ। तो तीनों ही सही है, हम डी विकल्प को चुन लेंगे। अब इसमें आ ही गया कि खरोष्ठी लिपि का जन्म जो है किस लिपि से हुआ है, तो वही ईरान की जो है ना, अरमाइक लिपि। जो इंस्क्रिप्शंस में आप आगे पढ़ते हैं ना कि फलाना जो है शिलालेख खरोष्ठी लिपि में लिखा गया है, या ऐसी जो चीजें हैं, तो ये उससे ही संबंधित है, ध्यान रखें। अब यहाँ पे देखिए, सिकंदर यानी अलेक्जेंडर के बारे में आप पढ़ते हैं, कौन सा कथन उसके संबंध में गलत है, ये पूछा जा रहा है। तो ईरानी आक्रमण हमने अभी देखा ऊपर, उसके बाद मैसिडोनिया का निवासी था, मकदूनिया हिंदी में कहते हैं, सिकंदर, ठीक। तो इसका आक्रमण जब भारत में स्टार्ट हुआ तो खैबर दर्रे से इसने प्रवेश किया, बिल्कुल ठीक बात है। सबसे पहले इसने जिन जनजातियों को हराया, अश्वजीत और निशा, ये भी ठीक है। आम्बी जो है, ये आप देखेंगे तक्षशिला के रीजन में शासक था, तो इसने आत्मसमर्पण कर दिया था, ठीक है, और उसके साथ ही हो गया था एक तरीके से। तो ये कथन भी सिकंदर के संबंध में सही है, गलत कुछ भी नहीं है, डी विकल्प को चुनेंगे। फर्दर इसको आप पढ़ लीजिएगा। सिकंदर के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है, यहाँ पे देख लेते हैं। मैसिडोनिया का शासक था, ये हमने अभी ऊपर देखा, ये बिल्कुल ठीक है। ये बुकाफेला व निकैया, इन दो नाम से 2 नगर बसाए थे इसने जब हाइडेस्पीस का युद्ध हुआ था उसके बाद, ठीक। ये कथन भी बिल्कुल ठीक है। इसके पिता का नाम फिलिप द्वितीय था, ये भी ठीक है। और सी विकल्प हमारा गलत है। सिकंदर की मृत्यु अफ्रीका में हुई, ये गलत है। इसको जो है कह लीजिए, जो अंतिम संस्कार इसका हुआ वो अलेक्जेंड्रिया अफ्रीका में हुआ। ऐसा शासक हुआ कि पैदा हुआ ये जो है यूरोप में, आपका मकदूनिया में। मृत्यु हुई इसकी बेबीलोन, जो कि एशिया में है, ठीक। और बाद में इसका जो है रिचुअल्स किए गए अफ्रीका में, ठीक। तो ये भी ध्यान रखेंगे, अलेक्जेंड्रिया अफ्रीका में। तो सी विकल्प जो है गलत था। अब देखिए, सिकंदर के बारे में हम यहाँ कई सारे क्वेश्चन देख ही रहे हैं, वैसे फिर भी आप डिटेल में जो भी सारे फैक्ट्स हैं आप इसको पढ़ लें। अब यहाँ पे इस प्रश्न में देखिए कि इसकी सफलता के क्या कारण थे, ये पूछा जा रहा है आपसे, ठीक। तो उस समय जाहिर सी बात है, कोई भारत में केंद्रीय सत्ता नहीं थी, है ना। सत्ता यहाँ लिखा, ये गलत हो जाएगा, सत्ता होना चाहिए। तो ये रीजन था। सिकंदर की फौज एक बेहतर थी, जाहिर सी बात है। और जो भी देशद्रोही शासक हुए, जैसे भी हमने ऊपर देखा, आम्बी ने समर्पण कर दिया था, वैसे ही कई सारे जो इससे जाकर के मिले, तो उनकी सहायता से भी ये सफल रहा। तो सभी कारण है। आपको ये हमें बताना है कि सिकंदर का जो घोड़ा था, काफी फेमस था, हॉर्स, उसका क्या नाम था, जरा कमेंट करके बताइए। अगला देखिए, वितस्ता का युद्ध अन्य किस नाम से जाना जाता है, ठीक। तो आप जानते हैं कि सिकंदर और पुरु यानी पौरुष के मध्य जो है ये युद्ध होता है। तो
यहाँ पे 3 विकल्प हैं, पुरु का युद्ध, झेलम का युद्ध और कर्री का युद्ध, है ना, इन तीनों नाम से जाना जाता है। ठीक, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की जा रही है कि किस अनुच्छेद में जो है इनका उल्लेख है, तो ये 51A जो हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, पार्ट 4A। मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? 11। अगला है कौन सा कथन सही है, देख लीजिए। मूल संविधान में मूल कर्तव्यों को रखा गया था, मूल अधिकारों को नहीं। तो ये कथन तो सरासर गलत है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स आपके स्टार्टिंग से हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थे मूल संविधान में, इनको बाद में जोड़ा गया है 1976 में। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट जो है ये ठीक है। 42nd अमेंडमेंट हुआ था सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की जो है रिकमेंडेशन पे, मूल कर्तव्यों को हमने शामिल किया, तो केवल दूसरा विकल्प जो है ये ठीक होगा। इसमें कौन सा कथन सही नहीं है देखना है, तो मूल संविधान के माफ कीजिएगा, फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्यों के बारे में चीज़ें पूछी जा रही हैं आपसे। तो इसमें ये देखिए, वर्तमान में कुल 11 इनकी संख्या है, बिल्कुल ठीक है। JS वर्मा समिति मौलिक कर्तव्यों से संबंधित थी, ये भी ठीक है। इसको इफेक्टिव बनाने के लिए जो है कुछ रिकमेंडेशन के लिए 1999 में इसका गठन किया गया था। मूल कर्तव्य जो है US के संविधान से लिए गए, ये गलत है। हमने USSR जो पहले हुआ करता था उसके संविधान से जो है इंस्पायर होकर के लिया था। शुरू में इनकी संख्या 10 थी, बाद में जो है 2002 में एक और अमेंडमेंट करके इसमें एक जो एजुकेशन वाला है उसको जोड़ा गया। ठीक, उत्तर प्रदेश का नहर सिंचाई में देश में कौन सा स्थान है, तो देखेंगे कैनाल इरिगेशन, जितने भी हमारे एग्रीकल्चरल लैंड्स हैं, तो सिंचाई के माध्यम के रूप में नहरों से इनका जो सिंचित क्षेत्र है उसमें उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। ठीक है, फिर है कि उत्तर प्रदेश के किस भाग में नहरों का घनत्व सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो कंपैरेटिवली पूरे ओवरऑल यूपी की बात करेंगे तो जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिले हैं यहाँ पे लैंड होल्डिंग्स भी बड़ी बड़ी हैं और यहाँ पे इनकी नहरों की संख्या यानी कि डेंसिटी जो है वो काफी ज्यादा है। ठीक है, बाकी अन्य हिस्सों की तुलना में बी विकल्प को चुनेंगे। अब इसमें सकल सिंचित क्षेत्र जो है वो कितना है, तो जितने भी एग्रीकल्चरल लैंड है मान लीजिए यूपी में, उसका ग्रॉस इरिगेटेड एरिया का कुछ आंकड़ा है, तो यहाँ पे बस इसको एज अ फैक्ट देखिए 209.65 लाख हेक्टेयर। ठीक, अब देखिए उत्तर प्रदेश में तालाबों व पोखरों से सिंचाई का सर्वाधिक प्रचलन किस क्षेत्र में है। ठीक, तो पोन्स और ये पडल्स जो हैं इनके मामलों में देखेंगे तो ये एक मेजर सोर्स ऑफ इरिगेशन है आपका, जो ये इधर झांसी, ललितपुर, महोबा, ये सब रीजन है, बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है ये हो जाएगा उत्तर। फिर है कि सिंचाई का सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश में साधन क्या है, तो एक मेजर मतलब सबसे बड़ा जो सोर्स ऑफ इरिगेशन है वो नलकूप यानी कि ट्यूबवेल है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली कौन सी है, तो जो भी कैनाल्स बिल्ड की गई उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे ओल्डेस्ट है शारदा नहर, बी विकल्प को चुनेंगे। इसकी बात करें तो अराउंड 1928 के आसपास जो है आप देखेंगे ये पीलीभीत के एरिया में जो शारदा यानी कि काली नदी है ना, उससे इसको निकाला गया है। ठीक, अब सिंचाई हेतु पहला कार्यालय 1823 में उत्तर प्रदेश में कहां पर खोला गया ये पूछ रहे हैं, तो अब ये ब्रिटिश टाइम पीरियड की बात है, यहाँ पे खोला गया था इसको सहारनपुर में। ठीक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। इसमें कौन सा कथन अब गलत है देख लेते हैं, तो ऊपर के दो का स्टेटमेंट हमारे ठीक है। रिहंद परियोजना का निर्माण 1952 में पूरा हुआ, ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसका कार्य आप देखेंगे ये रिहंद नदी से मतलब उसकी जो एक सहायक नदी है सोन की, उस पे स्थित है और 1962 में जो है ये इसका काम पूरा हुआ था, तो ये इसलिए गलत है, बाकी दोनों स्टेटमेंट हमारे ठीक हैं। अगला है बाण सागर परियोजना किन राज्यों के बीच प्रस्तावित परियोजना है। ठीक, तो ये जो बाण सागर प्रोजेक्ट है इसमें 3 राज्य शामिल हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार, है ना, बी विकल्प को चुनेंगे। पुरुष एकल का मैड्रिड ओपन का खिताब किसने जीता है, तो 2022 का जो मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट है इसमें जीते हैं स्पेन के कार्लोस अल्कराज, बी विकल्प जो है ये करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने हराया है अलेक्जेंडर जेवरेव को, जो विकल्प ए में लिखा हुआ है।
नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ पे किया गया। तो अभी ये आयोजित हुआ था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स बेंगलोर के अंदर कर्नाटक में, जो है इसमें अप्रैल और मई स्टार्टिंग और अप्रैल एंड के बीच में। इसमें जीतने वाली यूनिवर्सिटी का नाम ध्यान रखिएगा, जैन यूनिवर्सिटी है, ठीक है, उन्होंने जीता है। नवीनतम अध्ययन के अनुसार भारत में रामसर साइट्स यानी कि जो वेटलैंड्स होते हैं उसके संबंध में आप जानते हैं ऐसे स्थलों को रामसर साइट के रूप में डेजिग्नेट किया जाता है। उनकी कुल संख्या अगस्त 2022 तक कितनी हो गई है। तो अभी देखेंगे वर्तमान में कुल जो है इनकी संख्या अब है 75, ठीक, विकल्प डी। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में जो इनिशिएटिव ये चल रहा था ना, आजादी का अमृत महोत्सव, तो इसके हिस्से के रूप में किस स्थान पर नमामि गंगे अमृत वाटिका की स्थापना की, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसको स्टैब्लिश किया गया था न्यू दिल्ली में। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो वायुमंडल जो है गैसों, वाष्प, जल वाष्प और धूल के कणों से बना हुआ है। तो जो भी एटमॉस्फेयर आप देखते हैं जिसमें आप सांस ले रहे हैं, क्या है वो, इन चीज़ों का ही तो मिश्रण है। और कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल वाष्प जो है पृथ्वी की सतह से आप 90 किलोमीटर तक का जो ऊपर जाएंगे तो यहाँ तक इनकी अवेलेबिलिटी होती है, उसके बाद इनकी जो स्थिति है वो शून्य हो जाएगी, ठीक है। ये कथन बिल्कुल ठीक है। ऑक्सीजन के केस में लगभग ये ऊंचाई 120 किलोमीटर के आसपास तक है, ठीक। तो दोनों ही कथन ठीक है, हम इसमें एक और दो दोनों को चूज करेंगे। अब चूंकि देखिए नया सेंसस हुआ नहीं है तो अभी भी 2011 के आंकड़े ही आपके लिए जरूरी हैं। तो उस संबंध में भारत में कुल कितने प्रतिशत की जो शहरी जनसंख्या है वो आपसे आंकड़ा पूछा जा रहा है। तो ये 31.1%, डी विकल्प को चुनेंगे। अब देखिए 2011 के सेंसस में ही भारत में कुल कितने प्रतिशत ग्रामीण महिलाओं की संख्या है, ठीक। तो भारत की जो कुल संख्या थी उसमें मतलब ग्रामीण महिलाओं की संख्या देखेंगे ग्रामीण और शहरी के कंपैरिजन में, तो ग्रामीण जनसंख्या महिलाओं की थी 69.1%, ठीक। तो ये कहाँ मिल रहा है हमको, ऑप्शन 1 में। और पुरुषों की अगर हम बात करें, पुरुषों से मतलब ग्रामीण पुरुष और शहरी पुरुषों की तुलना में, तो पुरुषों की संख्या जो है वो कम थी, वो 68.6% थी, ठीक। तो ये आंकड़े हैं, जितने भी रेलेवेंट ये फैक्ट्स हैं ये सेंसस के, ये आपको पता होनी चाहिए, ये पूछे जाते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा वर्ष चावल का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष था, यानी कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ राइस। तो अलग अलग एग्रीकल्चर की जो कमोडिटीज हैं उनके संबंध में किसी न किसी वर्ष को कुछ को भारत में नेशनल लेवल पे, कुछ को इंटरनेशनल लेवल पे यूएन के द्वारा डिक्लेयर किया गया हुआ है। तो ये लिस्ट कई बार पूछी जाती है। तो उसी क्रम में जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ राइस है ये है वर्ष 2004। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष मोटे अनाज का राष्ट्रीय वर्ष, यानी कि इंडिया के सेंस में यहाँ पे बात हो रही है, नेशनल ईयर ऑफ कोर्स सीरियल्स। तो ये डिक्लेयर किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा वर्ष 2018 को, ठीक है। और लास्ट ईयर जो है यूनाइटेड नेशन ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स जो है इसको डिक्लेयर किया है वर्ष 2023 को। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला देखिए कि निम्नलिखित में से जलोढ़ मृदा में किस पोषक तत्व का अभाव होता है। तो आप जब सॉइल्स के बारे में पढ़ेंगे इंडिया में, तो जलोढ़ मृदा जिसमें आप देखेंगे कि ये पोटाश और लाइम इनकी तो प्रचुरता होती है, लेकिन वहीं जब हम नाइट्रोजन की बात करें या फिर इसकी फॉस्फोरस की, ठीक है, तो ये जो है इनका अभाव होता है, ठीक। तो इसमें सी विकल्प को चुनेंगे। अब कौन सा राज्य जो है काली मृदा का क्षेत्र है ये बताना है भारत में। तो ये आप देखते हैं जैसे इंडिया का मैप, ये दक्कन प्लेटू का जितना भी आप रीजन देखेंगे उसमें महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, ये मध्य प्रदेश है ना, इनके जो ये एरिया है ये काली मृदा इसके अंतर्गत आएंगे। तो चारों ही करेक्ट हो जाएंगे। इसको आप एक अन्य नाम से भी जानते हैं काली मृदा को, रेगुर नाम से, है ना, ये भी कई बार आपसे पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। अब जलोढ़ मृदा की मुख्य फसलें आपको बतानी है। तो मेजर आप इंडिया में इनका रीजन देखेंगे तो इधर गंगा ब्रह्मपुत्र का जो दोआब का मेजर रीजन है, ठीक है, ये डोमिनेट करता है जलोढ़ मृदा वाला एरिया। इसमें मुख्य फसल आप देखेंगे तो कौन कौन सी होगी, धान होता है, गेहूं, गन्ना, इसके अलावा जैसे आलू जो तिलहनी फसल है, और ये दाल वगैरह भी होती है, ठीक है। तो ये मेजर क्रॉप्स हैं इसमें, विकल्प ए।
अब देखिए चाय, कॉफी, रबर तथा सिनकोना, ठीक है, इन फसलों के लिए कौन सी मृदा जो है सर्वाधिक उपयुक्त है। तो अब ये देखेंगे आप मेजर प्रोडक्शन वाले एरिया, तो लेटेराइट सॉइल जो होती है ना, इसमें होते हैं। आप इनके क्षेत्र अगर बात करें तो जैसे इधर साउथ इंडिया के हमारे स्टेट्स हैं, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, फिर इधर नॉर्थ ईस्ट में असम है ना, कुछ रीजन्स महाराष्ट्र के भी हैं, उड़ीसा के हैं, जो ये हिली एरियाज हैं, इसमें जो है मेजर रीजन है लेटेराइट सॉइल का। अगला है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ से संबंधित जितने भी चीज़ें हैं इंडिया में उनको मैनेज करने के लिए ये संस्थान जो है काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिबल है, ठीक। तो ये स्थित है न्यू दिल्ली में, विकल्प बी को चुनेंगे। इसकी स्थापना के वर्ष की बात करें तो 1929 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। एक अन्य संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड टी ब्रीडिंग, ठीक है, ये कहाँ पे स्थित है, तो ये है इसमें कोयम्बटूर, तमिलनाडु में, विकल्प ए। इसकी स्थापना के वर्ष की अगर हम बात करें तो ये 1988 में स्टैब्लिश किया गया था, ठीक। आगे देखिए महिला विधायकों का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, इसमें ये बताना है। तो पहली बार इस तरीके का एक आयोजन किया गया आज़ादी का जो 75वीं वर्षगांठ वाला इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ था उसी के तहत, तो केरल में इसको तिरुवनंतपुरम में जो है यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया। इसको इनॉग्रेट किया था उस समय जो है, ये मई में बेसिकली हुआ था, 2022 मई में। तो रामनाथ कोविंद जी उस समय राष्ट्रपति थे, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था, ठीक, ये भी ध्यान रखिए। हाल ही में प्रथम भारत पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एनिमल हेल्थ समिट जो है ये 2022 का कहाँ पे आयोजित किया गया, तो इसको जुलाई 2022 में आयोजित किया गया था न्यू दिल्ली में। किस राज्य कि एक व्यक्ति में दुनिया का दुर्लभतम ब्लड ग्रुप EMM नेगेटिव है ना, ये पाया गया। तो ये एक तरीके की इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, एक तरीके से ध्यान रखिएगा इसको। देखिए जो नॉर्मल आप ब्लड ग्रुप्स के बारे में पढ़ते हैं जैसे A, B है ना, O या फिर AB है ना, ये नॉर्मल से 4 ब्लड ग्रुप्स होते हैं। इसके अलावा भी कई सारे रेयरेस्ट जो है ना ब्लड ग्रुप्स होते हैं, वो मतलब ऐसे बहुत डिटेल होता है वो, खैर उतना जानने की आपको ज़रूरत नहीं है। बट जैसे कुछ एंटीजेंस की हाई फ्रिक्वेंसी एंटीजेंस और इस तरीके की जिनमें कमी होती है ऐसे लोगों में, तो उनमें डिटेक्ट किए जाते हैं ये रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप्स। तो उसी क्रम में EMM नेगेटिव एक प्रकार का एंटीजन है ना, हाई फ्रीक्वेंसी एंटीजन, जिसकी कमी की वजह से एक उसको नाम दे दिया गया है EMM नेगेटिव ब्लड ग्रुप, ठीक। तो ऐसा अभी मामला पाया गया है, एक लगभग 65 वर्षीय हार्ट का पेशेंट है यहाँ गुजरात में, ठीक, उसमें। तो भारत का जो है ये पहला ऐसा केस है और विश्व का 10वां है, ठीक है। पहले भी 9 लोगों में ये EMM नेगेटिव पाया गया था। तो ये डिटेल संबंधित है, इससे ध्यान रखिएगा, सी विकल्प हमारा करेक्ट है। अब इसमें देखिए कुछ इंस्टीट्यूशंस लिखे हैं और कहाँ पे स्थित हैं उसकी सूची है। तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो इसमें गलत हो जाएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च, ये मसाले वाला जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये वहाँ है आपका कालीकट केरल में, ठीक, कानपुर में नहीं है। बाकी के विकल्प ठीक है, इन्हें देख लीजिएगा। फिर से देखिए कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो इंस्टीट्यूट्स हैं और जगह का नाम लिखा हुआ है। तो इसमें जैसे जो लाख के कीट होते हैं ना, तो उनका एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है यहाँ रांची में है, ये लखनऊ में नहीं है। सी विकल्प गलत हो जाएगा, बाकी के विकल्प ठीक हैं। अब इसमें फिर से देखिए सुमेलित नहीं है, कौन सा इसको चुनना है। तो 3 इंस्टीट्यूट है यहाँ पे, तो तीनों ठीक लिखे हुए हैं, ठीक है, अपनी अपनी जगह से सुमेलित हैं। तो नन ऑफ द अबव चुनेंगे क्योंकि गलत कुछ भी नहीं है। अब इसमें देखिए किस राज्य में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है, डेजर्ट सॉइल की बात हो रही है। तो जैसे ये थार का डेजर्ट या इस तरीके के जो डेजर्ट वाले रीजन है, ये वेस्टर्न इंडिया में आप देखेंगे राजस्थान का जो मेजर रीजन आता है, तो राजस्थान मरुस्थलीय मृदा वाला क्षेत्र है। इसके अलावा हरियाणा है, पंजाब है, ठीक है, तो यहाँ से हम पंजाब को ले लेंगे, हरियाणा को ले लेंगे। और जैसे वेस्टर्न यूपी के भी कुछ रीजन जो हैं जिसमें इधर आपका जो बिजनौर, बागपत, ये सब वाला रीजन है, ये हो जाएगा। तो इसमें सिर्फ 1 और 3 जो है इसको चुनेंगे हम, ठीक। अब जैसे आपको पता है कि जैसे इनमें मरुस्थलीय मृदा में मुख्य फसलें जो होती हैं, तो आप देखेंगे कि ये बाजरा, ज्वार, जो सरसों या जौ या जो और मोटे अनाज हैं, तो ये सब इधर ही आप देखते हैं ना कि जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इन सब में इनका प्रोडक्शन भी काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक। तो उसी से संबंधित है ये मरुस्थलीय मृदा। आगे देखिए जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल कितने प्रतिशत की अनुसूचित जनजाति है, ठीक। शेड्यूल्ड ट्राइब की बात हो रही है, ST की। तो ओवरऑल देखेंगे तो ये प्रतिशत जो था कुल जनसंख्या में 8.6% का था, ठीक। ए विकल्प करेक्ट हो जाएगा।
अब उसी में एससी पॉपुलेशन की पूछ रहे हैं, कुल प्रतिशत जनसंख्या जो है वो कितनी थी। तो एससी की कुल पॉपुलेशन में जो है शेयर था 16.6%। अगला देखिए, भोपाल गैस त्रासदी के बाद भारत सरकार ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित किया। ठीक, तो आपको पता होगा कि यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में जो वहाँ पे ये गैस थी ना, मिथाइल आइसोसाइनेट, ये भी पूछा जाता है कई बार, इसका नाम ध्यान रखिएगा। तो इसकी वजह से कई सारे लोगों की मौत हो गई थी, है ना, गैस त्रासदी में। तो उसी के बाद ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो बनाया गया यूजिंग आर्टिकल 253। ठीक, तो ध्यान रखेंगे, इनको ऐसे ही कोरिलेट करके पढ़ा करिए तो चीज़ें लंबे समय तक याद रहेंगी। अगला देखिए, वैश्विक पर्यावरण सुविधा यानी कि GEF, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। तो इसको बेसिकली जो है इसकी स्थापना की गई थी, जो रियो समिट के बारे में हमने पहले भी देखा, रियो समिट 1992 का, उसके अंतर्गत इसकी स्थापना हुई है। तो ये एक तरीके से वित्तीय तंत्र के रूप में कार्य करता है। इनमें से दिए हुए कौन कौन से जो सम्मेलन है ना, या जो भी प्रोविजंस एनवायरनमेंट की दिशा में किए गए हैं, है ना। तो यहाँ पर जैसे हमारे पास 3 चीज़ें लिखी हुई हैं, CBD है ना, मिनीमाता कन्वेंशन है, और UNCCD है। इसके अलावा भी जैसे ये आपका स्टॉकहोम कन्वेंशन है ना, और UNFCCC जो है, ये सारी चीज़ें हैं, इसको डिटेल में देख लीजिएगा। सबके लिए जो है ये GEF कार्य करता है। इसमें D विकल्प को चुनेंगे। अब देखिए, पूछा गया इसमें कि वैश्विक पर्यावरण सुविधा की स्थापना किस वर्ष में हुई। तो रियो अर्थ समिट के दौरान ही 1992 में ये विकल्प करेक्ट हो जाएगा। अब वायुमंडल का सबसे नीचे का संस्तर कौन सा है। तो एटमॉस्फेरिक लेयर्स आप पढ़ते हैं, तो 5 प्रकार के लेयर आप पढ़ते हैं। सबसे नीचे क्या, ट्रोपोस्फियर। ठीक है, तो यही सबसे नीचे होता है ना। फिर स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर, फिर एक्सोस्फियर, ऐसे पूरा क्रम होता है। तो ए विकल्प को चुनेंगे, और इसके बारे में डिटेल में भी देख लीजिए। और इस पर्टिकुलर वीडियो में यहीं तक रखेंगे, सारे क्वेश्चंस आप देख लीजिए, और उसके जो रेलेवेंट फैक्ट्स होते हैं आप उसको अपने नोट्स वगैरह में से कवर करते रहें। हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।